चलिए कमेंट दिए। चलिए गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सॉरी, रोहित, गोलू, राखी, सभी को गुड मॉर्निंग, लव यू मेरे प्यारे। धोखेबाज हैं सर। अच्छा, कल वीडियो क्यों नहीं डाले? परसों वादा किए, कल नहीं डाले। अच्छा, सॉरी इसके लिए। चलिए देखिए आज क्या है हिस्ट्री, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको ये स्मरण है हमने पीछे कहां तक पढ़ा है? हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता चल रहा है। अच्छा रूपाली क्या बोल रही है? वैदिक सभ्यता, बहुत अच्छा। लड़की पढ़ती है रे, लड़का आए थे बदमाश। क्या वैदिक सभ्यता? वैदिक सभ्यता। मेरा साउंड सुनाई दे रहा है सभी को? साउंड सही से जा रहा है? यस लिखिएगा। बोलू हाँ, आपका कमेंट आ रहा है मेरे पास। मेरा नाम लीजिए सर, अंकुश। चलिए, वैदिक सभ्यता के पिछले कितने क्लास, 2-3 क्लास लगा दिए थे। 2-3 क्लास नहीं, बहुत सारा क्लास लग गया। आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, ठीक है। ब्राइट वे आर्यन सर, BRIGHTWAY आर्यन सर, ARY, इस चैनल पर क्या आपको मिल जाएगा, ब्राइट वे आर्यन सर, ठीक है। हमने देखिए आपके साथ हम चर्चा किए थे वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हमने कहां तक पढ़ लिया था। इसे पहले तो इसे 2 भागों में हम लोग क्या विभक्त किए थे, यानी कि बांटे थे। अगर बात किया जाए कौन कौन सा भागों में इसे विभक्त किए थे, तो पहला क्या था? ऋग्वेद, ऋग्वैदिक काल। दूसरी की बात किया जाए तो क्या था? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। चलिए कमेंट बंद कीजिए और इधर देखिए, सबका कमेंट आ रहा है मेरे पास। मेरा साउंड सुनाई दे रहा है आप लोग को? इस सर सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है तो इधर ध्यान दीजिएगा। आपको याद है हमने ये भी बताया था जो वैदिक सभ्यता, इसका काल निर्धारण हमारे इतिहासकार किए हैं। तो किस, देखिए कमेंट बंद कीजिए, इधर ध्यान दीजिए। इसका काल निर्धारण हमारे वैज्ञानिक कितना किए? 1500 BC से लेकर, BC मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व। 1500 BC से लेकर कितना? 600 ईसा पूर्व। इसके अंतर्गत जो भी हमारे देश यानी कि हम भारत में जो घटना घटी उसे हम कहा वैदिक सभ्यता के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। राखी, चलिए इधर देखिए, सबको गुड मॉर्निंग। देखिए वैदिक सभ्यता का काल निर्धारण कितना किया गया है हमारे इतिहासकारक ने? कि 1500 BC से लेकर 600 BC। कितना? 1500 BC से लेकर 600 BC। ये तब संभव हुआ क्योंकि वेद में इस तिथि को क्या मेंशन किया गया है। हमारे जो वेद है, पहले हम ऋग्वैदिक काल आपको पढ़ा रहे थे, उस टाइम बताए थे वेद 4 होता है कि नहीं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उनका जो लिखा गया, जिस समय लिखा गया है उस समय डेट मेंशन किया गया है। तो हमारे इतिहासकार पता लगाएं कि जो ऋग्वेद लिखा गया है वो 1500 BC से लेकर 600 BC। कितना? 1500 BC से लेकर 600 BC। इसका काल निर्धारण कितना किए थे, याद है आपको? इसका किए थे कितना? 1500 BC से लेकर 1000 BC। ऋग्वैदिक काल का काल निर्धारण कितना किए? 1500 BC से लेकर 1000 BC। देखिए 15 से 6 है तो 1000 यहाँ हो गया, तो 1000 से लेकर 1000 BC से लेकर 600 BC। कभी कि भाई ये 500 BC देता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्या देगा? वैदिक सभ्यता को किस कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है? तो ऑप्शन में आपको क्या 1500 BC से 500 BC भी रहेगा। अभी जो वर्तमान में जो एग्जाम लिया जा रहा है उसमें अभी शायद लगता है कुछ दिन पहले एग्जाम लिया गया है, देखिए क्या चीज का था, उसमें था कि 500 BC तक, यानी कि 1500 BC से लेकर 500 BC तक क्या वैदिक सभ्यता को रखा गया। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आर्य के बारे में।
जो हमारे भारत में आर्य आए हैं इसी के बारे में हमें जानकारी देती है। क्या? वैदिक सभ्यता, आर्यों के बारे में। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग का टाइम खत्म, अब पढ़ाई का टाइम शुरू। बतियाना बंद कीजिए, रात भर बतियाते हैं, मन नहीं भरता है। कहाँ से मन भरेगा? अच्छा आप बताइए तो कि हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे कि उत्तर वैदिक काल? देखो गोलू फंस गया। ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हो, उत्तर वैदिक काल चल रहा है। रानी बहुत अच्छा। क्या उत्तर वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे थे, ऋग्वैदिक काल खत्म कर दिए। ठीक है, जो भी अगर नया कोई भी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो इससे पहले कहाँ ब्राइटवे आर्यन सर, कहाँ ब्राइटवे आर्यन सर, देखिए इधर BRIGHTWA आर्यन सर, ARYANSIR। इस चैनल पर आपको कहाँ यूट्यूब पर इसके पहले के जितना क्लास लगा है सारा क्लास कहाँ पढ़ा हुआ है। आज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्ले लिस्ट में कभी भी आप सब्सक्रिप्शन में अपना जाएं और प्ले लिस्ट में जाकर प्ले लिस्ट को फॉलो करें। वहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये 3 विषय को क्या पूरे व्यवस्थित रूप से पढ़ाया गया, यानी कि सीरियल वाइज। ऐसा नहीं कि आज यहाँ कल ये कल वो, नहीं, रेगुलर पढ़ाया गया और सारा क्लास इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको खोजने में आसानी होगा। अपना सब्सक्रिप्शन में जाइएगा फिर तुरंत मिल जाएगा। चलिए देखिए, ध्यान से मन लगा कर पढ़िए, जितना मन लगा कर बात करते हैं। बात करे टाइम में किसी का सुनते हैं ना? क्यों सुनेंगे, है कि नहीं? तो पढ़ने के टाइम भी इधर उधर मन मत भटकाइए, इधर ही सिर्फ पढ़ने के ऊपर रखिए। देखिए, उत्तर वैदिक काल के अगर बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करना है तो सबसे पहले सबसे पहले जब हम ऋग्वैदिक काल आपको पढ़ा रहे थे तो कहे थे वैदिक सभ्यता के बारे में हमें मुख्य रूप से क्या वेद जानकारी देती है। क्या वेद आपको ये भी बताए थे कि जो ऋग्वैदिक काल है, क्या ऋग्वैदिक काल, इस काल के अंतर्गत वेद के ऋग्वेद का रचना हुआ है। क्या? ऋग्वेद के, लेकिन शेष कितना? शेष 3 वेद जो कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ये आपको बताए थे, स्मरण है? कहाँ से स्मरण है सर? भुला तो गए। बात कीजिएगा तब भुलाइएगा ना, कभी पीछे देखे हैं ना? क्या देखेंगे सर, बकलुजिया जो बात करेंगे तो करिए बात, बुलाइए, मेरे कहने पर थोड़ा छोड़ दीजिएगा। देखिए इधर, इस पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, बात कीजिए, बुरी बात नहीं है, लेकिन टाइम बना लीजिए कि टाइम में उससे बात करना है तो बात करना है, ये टाइम में पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए इधर, मेरे कहने से क्या होगा, आप कर भी नहीं करेंगे। देखिए, अगर उत्तर वैदिक काल के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना है तो सबसे पहले क्या होता है? वेद कितना है? 4 है। कितना? 4 है। लेकिन ऋग्वेद है जो ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी देता है। शेष 3 वेद क्या उत्तर वैदिक काल के समय रचना हुई, इसलिए उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी देती है। जैसे कि देखिए यजुर्वेद, क्या? यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, फिर हो गया आपको उपनिषद से जानकारी मिलती है, फिर अरण्यक से जानकारी मिलती है, अरण्यक से फिर ब्राह्मण ग्रंथ से भी जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल का, ब्राह्मण ग्रंथ, और आपको चित्रित, धूसर, मृत भांड से भी मिलती है, मृत भांड।
मृद भांड से भी हमें इस काल की जानकारी मिलती। ये सारे के रचना क्या उत्तर वैदिक काल में। जैसे अगर आपको ये कह दिया जाए कि अभी आप कुछ लिखिए, क्या आपसे ये कह दिया जाए कि आप लिखिए, आपको पेन कलम सब चीज मतलब पेन कॉपी सब चीज ला के दे दिया जाए और आपको कह दे कि कुछ लिखिए, तो आप क्या लिख पाइएगा? जो अभी आसपास में आप देख रहे हैं उसी को आप लिख पाइएगा, है कि नहीं? बकलोलिया के बारे में लिखेंगे? अच्छा, बहुत लगता है लात नहीं खाया है अभी, चलो खाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, तो आप क्या अभी के जो आपको ये कह दिया जाए कि अभी आप लिखिए, कॉपी कलम सारा चीज दे दिया जाए और कहे आप लिखिए, तो आप जिस चीज को देखिएगा उसी के बारे में लिखिएगा। तो इन सभी की रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो ये तो श्योर है कि उत्तर वैदिक काल में जो उस समय यानी कि 1000 बीसी से 600 बीसी के अंतर्गत जो भी घटना हुई है, सारा क्या इन सभी में लिखा गया होगा। ये सभी में इसी के बारे में नहीं, इसी घटना के बारे में लिखा होगा। जैसे अभी आपको कह दिया लिखने, तो क्या आप लिखिएगा, जो आप देखिएगा मेरा घर ऐसा है, सड़क है, गाड़ी है, ऐसा ऐसा गाड़ी है, ये है, वो फलना ढेकना, ऐसे लिखिएगा। तो उस समय भी क्या उत्तर वैदिक काल में भी इन सभी की रचना हुआ। तो ये श्योर है कि उस समय जो भी लिखने वाले देख रहे होंगे, या जो भी उस समय यानी कि 1000 बीसी से 600 बीसी के समय जो भी सामान्य या फिर जो भी दृश्य देखा गया होगा उसी के बारे में लिखा हुआ। तो हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे और क्या उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त किए। आपको ये भी हम बता दिए हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद के बारे में हम पूरा कहा ऋग्वेद में चर्चा कर लिए थे, कितना मंडल है, कितना सूक्त है कि नहीं, इसका उपनिषद क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ये सब कहा वैदिक काल में हम पढ़ लिए हैं। देखिए, एक और मुख्य बात ये है, इसको भी आप जान लीजिए कि जो उत्तर वैदिक काल है, क्या उत्तर वैदिक काल, इस समय लोहा का खोज हो गया। क्या लोहा, लौह, लौह लिखिए, क्या लौह मतलब क्या होता है? लोहा, लोहा का खोज हो गया। तो इस काल को क्या उत्तर वैदिक काल को लौह प्रौद्योगिकी काल कहते हैं, लौह प्रौद्योगिकी। काल या युग कह लीजिए, जो लौह प्रौद्योगिकी काल कहते हैं। यानी कि इस समय सबसे मुख्य कार्य क्या हुआ? लोहा का खोज हो गया। क्योंकि अंतरजी खेड़ा में के 1000 बीसी जब C14 का प्रयोग किया गया, जो देखिए पुराने समय के हम पता कैसे लगाते हैं, तो उस पर कार्बन C14 का प्रयोग करते, तो उस वस्तु की क्या आयु पता चल जाता है। तो अंतरजी खेड़ा में जो लोहा का साक्ष्य मिला है, उस पर कार्बन C14 का प्रयोग किया गया, तो उसका आयु निकलकर 1000 बीसी, कितना 1000 बीसी आया। तो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत लोहा का खोज हो गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण खोज था। यानी कि क्या बोलता है, तख्ता पलट, यानी कि ये हो रहा था, एकाएक क्या उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो वैदिक सभ्यता है, ये क्या है, मुख्य रूप से क्या है, पशुपालन था। आपको बताए थे ऋग्वेद में, याद है? मुख्य रूप से इसका व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ये जो आर्य थे पशु को पालते थे, उसमें से गाय बहुत महत्व रखती थी इनके लिए। तो जब लोहा का खोज हुआ, तो पशुपालन को छोड़कर डायरेक्ट कहाँ आ गया? कृषि पर। कृषि पर सारा चीज कृषि से, मतलब लोहा का जब खोज हो गया, तो खेत को जोतने के लिए, फसल को काटने के लिए, बोने के लिए, ये सारा चीज का क्या उपयोग क्या करने लगे? लोहा का, सॉरी क्या बोलते हैं, इन सारे चीजों के लिए क्या लोहा का प्रयोग करने लगे। जैसे हल में क्या फार जो होता है वो क्या लोहा का लग गया, जिससे कि मिट्टी ज्यादातर क्या मिट्टी को फाड़ना आसान हो गया, खेत जोतना आसान हो गया। अब काटने की बारी आया, तो जब लोहा का खोज नहीं हुआ था तो लकड़ी से काटते थे, क्या मिट्टी का बना हुआ हसुआ के काटते थे। जब लोहा का खोज हुआ तो ये आसानी हो गया। इसलिए वैदिक काल के जितने भी लोग थे, पशुपालन को छोड़कर कृषि की ओर आकर्षित हो गए। इसलिए उत्तर वैदिक काल को लौह प्रौद्योगिकी काल कहते हैं। क्या लौह प्रौद्योगिकी काल कहते हैं? इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है।
हाँ पूछ देता है। आकांक्षा, विनोद, अच्छा ये विनोद बड़ी फेमस हो गया है ना जी। तो इन सभी से हमें क्या उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलता है। तो आइए देखते हैं उत्तर वैदिक काल को आखिर क्या क्या है। इसको क्लीन कर देते हैं, कोई दिक्कत। इन सभी से हमें जानकारी मिलता है। आपसे ये भी पूछ देता है कि उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें किन किन चीजों से मिलती है। तो ऑप्शन में ये भी रहेंगे, तो आप इसको टिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। गौर से देखते जाइए। देखिए दिखाई दे रहा है, वीडियो जा रही है आपके पास। चलिए मेरा साउंड सुनाई दे रहा है, एस लिखिएगा। देखिए इधर, हाँ उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में अगर बात किया जाए तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम इसके सामाजिक जीवन के बारे में जान लेंगे। क्या सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन। फिर हम लोग राजनैतिक जीवन जान लेंगे, राजनीतिक जीवन। फिर हम लोग आर्थिक जीवन के बारे में जान लेंगे, आर्थिक जीवन। फिर हम लोग धार्मिक जीवन के बारे में जान लेंगे, धार्मिक जीवन। हम धीरे धीरे इन सभी को पढ़ते चलेंगे और उत्तर वैदिक काल के जो उस समय 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच जो घटना घटी है, इन सारे के बारे में हम लोग इसके माध्यम से जान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज क्या, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन की बात किया जाए तो हमारे समाज में जो कुछ हुआ उसे क्या कहते हैं, सामाजिक जीवन। जैसे मान लीजिए आपके गाँव में क्या है, हर एक कास्ट में है, आपका गांव में बहुत सारा कास्ट होता है, किसी गांव में एक ही कास्ट का गांव होता है, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि हर एक गांव में एक से अधिक कास्ट होता है। तो ये क्या है, हमारे सामाजिक जीवन है। समाज में स्त्री कैसे रहते हैं, है कि नहीं, समाज कैसा है, बुरा है भला है कि नहीं, समाज क्या है नहीं है। तो ये सारे हम जानकारी क्या सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। क्या उस समय के महिलाओं की स्थिति क्या थी। चलिए कमेंट आप तो करते रहते हैं आप लोग, समझिए, यहाँ समझने पर ज्यादा जोर दीजिए, ठीक है। आप लोग अपने बतियाने लगते हैं, बाद में बतिया लीजिएगा, एकदम दिल खोल के बतियाइए, नंबर मांग लीजिए, है कि नहीं। अतः बतीते रहिए, आप ही कम से कम पढ़िए मेरे रसगुल्ला। देखिए इधर कमेंट बंद कीजिए। देखिए सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन की बात किया जाए तो आज जिस तरह हमारे समाज कई वर्गों में बटा है, उसी तरह जो उत्तर वैदिक काल का जो समाज ये था कई वर्णों में विभक्त था, कई वर्ण में विभक्त था। वो क्या था, पहला देखिएगा पुरोहित। क्या, पुरोहित, पुरोहित, पुरोहित। दूसरा देखिएगा क्षत्रिय, क्षत्रिय। तीसरा वैश्य। चौथा शूद्र। इन 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था, यानी कि वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में, 4 वर्णों में बटा था। आपको ये स्मरण होगा, याद होगा, तो आपको ये भी हम बताए थे कि वैदिक काल जो था इस समय भी 4 वर्णों में बटा हुआ था, 4 वर्णों में बटा था। लेकिन जो वैदिक काल है उस समय वर्ण का निर्धारण यानी जाति का निर्धारण उसके कर्म के अनुसार होता था। लेकिन जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उसका वर्ण यानी कि जाति का निर्धारण उसके जन्म के आधार पर किया जाता है। इस बात को समझे। नहीं सर पता नहीं चला, ऊपर से लैंड हो गया, जानते हैं, कहा कि ध्यान तो इधर है नहीं आपका। देखिए कहना ये चाह रहे हैं
कि जो वैदिक काल था उस समय यानी कि 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच जाति का निर्धारण यानी कि वर्ण का निर्धारण, अब क्या है, पुरोहित है, क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है, इसका निर्धारण कैसे करते थे? तो कर्म के अनुसार पर आप जो काम कीजिएगा आप वैसा, आप पूजा पाठ करा रहे हैं तो आप क्या हो गए? पुरोहित। पुरोहित यानी कि ब्राह्मण, विद्वान, इन सभी को क्या पुरोहित ही कहा जाता है। ठीक है, विद्वान, ब्राह्मण और पुरोहित ये तीनों एक है। क्या? तीनों एक है। आपकी गर्लफ्रेंड कैसे भी कपड़ा पहन के आए, आपका गर्लफ्रेंड है कि नहीं? आपकी बकलुलिया जैसा आवे, आज मेरा वाली ग्रीन पहन के आई थी सर, अच्छा बट मारेंगे, ऑनलाइन भी पिटाई होता है, घुस के मारेंगे। चलिए, नई रसगुल्ला बढ़िए मन से, कैसे भी पहन के आए। इधर देखिए, तो आप जैसा काम करते थे ऋग्वैदिक काल में, आप वैसा वर्ण आओ, वैसे कास्ट बन जाते थे। जैसे मान लीजिए आप पूजा पाठ करा रहे तो आप पुरोहित हो गए। क्या? पुरोहित। आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय हो गए। आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो क्षत्रिय हो गए। वैश्य यानी कि आप व्यापार कर रहे हैं तो वैश्य हो गए। अगर आप किसी के यहाँ नौकरी या नौकर के काम कर रहे हैं तो शूद्र हो गए। इस तरह से क्या ऋग्वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण समझ में आया। जैसे एक वो परिवार है, आपका भी घर में करे, आपका भैया भाभी है परिवार, तो मान लीजिए एक घर में क्या 2-3, क्या मान लीजिए 3 लोग रहते हैं। एक घर में कितने? 3 लोग रहते हैं। क्या? एक परिवार में 3 लोग हैं, तो मान लीजिए एक लोग क्या कर रहे हैं? पूजा पाठ। क्या कर रहे हैं? पूजा पाठ। तो वो वैश्य हो गए। क्या? पुरोहित हो गए। अगर दूसरा व्यक्ति किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं या फिर नौकर का काम करे तो क्षूद्र हो गया। क्या? क्षूद्र हो गया। अगर कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मतलब तलवारबाजी कर रहा है, तो वो क्या हो गया? क्षत्रिय हो गया। क्या? क्षत्रिय। और वैश्य मतलब होता है व्यापारी। अगर कोई व्यापार कर रहा है, क्या? व्यापार, तो वो क्या हो गया? वैश्य हो गया। तो इस तरह कब ऋग्वैदिक काल में किया जाता था। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में ये इस तरह की प्रक्रिया नहीं। आप जो कास्ट में जन्म आपका हो गया, आप उसी में, आप मान लीजिए पुरोहित के घर में जन्म लिए। क्या? पुरोहित के घर में जन्म लिए तो आप पुरोहित हो गए। क्या? पुरोहित हो गए। जिससे आज भी हम लोग क्या करते, हमारी जन्म जिस कास्ट में होती है हम उस कास्ट के बन जाते। जैसे मान लीजिए क्या कोई का जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ तो वो ब्राह्मण हो गया, राजपूत के घर में हुआ तो राजपूत हो गया, यादव जी के घर में जन्म हुआ तो वो क्या? यादव हो गया। ये कहाँ? उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा था, आप जैसा काम कीजिएगा वैसा आपका वर्ण मिलेगा, यानी कि कास्ट आप बन जाइएगा। समझ में आ रहा है आपको? यस लिखिएगा समझ में आ रहा है तो। का हो विनोद? देख रहा है? का देख रहा है? तुम नहीं देख रहा है? तुम आंख बंद के लिए है। चलिए देखिए इधर, देखिए सब देखिए, विनोद भी देख रहा है, आप भी देखिए, है कि नहीं? सब पढ़े सब बढ़े। जब प्राथमिक विद्यालय में लिखा रहता था, 5वां में नहीं लिखा रहता था, सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, तो सब देखिए सब पढ़े। खिचड़ी खूब खाए हैं ना, मजा भी लगता था खिचड़ी खाने में। चोखवा 1 गुण देती थी सर। अच्छा, चोखवा 1 गुण देती थी तुमको, बदमाश होगा। देखिए, तो ये वर्ण का निर्धारण, जिस कास्ट में आप जन्म लिए उस कास्ट में उत्तर वैदिक काल से चलने लगा, यानी कि 1000 बीसी से 600 बीसी। इस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या? गोत्र। क्या? गोत्र का क्या वर्णन मिलता है? गोत्र शब्द, पहले गोत्र का मतलब होता था जहां समूचे क्या पूरे गौधन को रखा जाता था, इसके लिए क्या गोत्र शब्द आया था। लेकिन जब आप उत्तर वैदिक काल की बात किया जाए तो गोत्र शब्द एक खास व्यक्ति के लिए प्रयोग होने लगा, एक खास जाति के लिए प्रयोग होने लगा गोत्र। आज भी हमारा क्या अलग अलग कास्ट के अलग अलग लोगों के अलग अलग गोत्र है। तो ये उत्तर वैदिक काल में परंपरा स्टार्ट हुई, ना कि ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में गोत्र शब्द का इस तरह मान्यता नहीं था। गोत्र शब्द मतलब गोधन, जहां समूचे गोधन
एक जगह रहता था उसे क्या गोत्र कहते थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द एक खास व्यक्ति के लिए आने लगा, एक खास जाति के लिए गोत्र शब्द का प्रयोग होने लगा, तो ये सब कुरीतियां कहाँ उत्तर वैदिक काल में फैली, ना कि ऋग्वैदिक काल में, ना कि ऋग्वैदिक काल में। समझ में आ रहा है। दूसरी बात अगर हम जान ले तो ये है कि ऋग्वैदिक काल से ज्यादा गिरावट स्त्रियों की स्थिति में सबसे ज्यादा गिरावट उत्तर वैदिक काल में आया। क्या उत्तर वैदिक काल में एतरई शतपथ ग्रंथ में ये कहा गया है कि स्त्री यानी कि पुत्री को पुत्री क्या पुत्री स्त्री लिखते हैं, है कि नहीं। स्त्री को उत्तर वैदिक काल में लालच की वस्तु, क्या लालच की वस्तु, लालच की वस्तु समझने लगा, लोभ का वस्तु समझने लगा। नहीं दिखाई दे रहा, लोभ का वस्तु समझा जाने लगा। लोभ के वस्तु समझा जाने लगा। दूसरी बात चिंता का विषय बताने लगा। क्या चिंता का विषय जैसे मान लीजिए बात ये है, चिंता का विषय कैसे सर, जैसे मान लीजिए आपके घर में या किसी और के घर में अगर लड़का जन्म लेता है तो एकदम पूरा धूमधाम से छठ यारी करेगा, हमारा रसगुल्ला पड़ोसियन के खूब खिलाएगा। अगर लड़की हुआ तो पेड़ा बांट दिया, लड्डू बांट दिया। तो ये सब परंपराएं उत्तर वैदिक काल में हुआ, ना कि ऋग्वैदिक काल में। ध्यान दीजिए, यानी कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट उत्तर वैदिक काल से शुरू होना स्टार्ट हो गया। और आज हम लोग जो स्त्री का हालत देखते हैं वो एक्चुअली 1000 बीसी से क्या होते आ रहा है, धीरे होते आ रहा है। अब हालांकि सुधर रहा है, सुधरेगा क्या, ऐसा कांड ही कर देता है। ज्योति मौर्य देखो भाई, पढ़ा लिखा के क्या किया, कितना मेहनत किया और ऐसा, लेकिन इसके चलते पूरे क्या बोलने लायक नहीं रहने दिए है। छोड़ो, जिसका जैसा नेचर है वो अपना समझे। देखिए, तो चिंता का विषय, लालच की वस्तु, लोभ का वस्तु समझने जाने लगा। किसे? पुत्रियों को। अगर आपको याद होगा तो ऋग्वैदिक काल में पुत्रियों की कितना आजादी था, बाल विवाह नहीं था। क्या मतलब, छोटे में शादी नहीं कर सकता था। पुत्री यानी कि लड़कियों की मर्जी ऊपर डिपेंड रहता था कि वो कब शादी करेगी और कब नहीं करेगी। वो पूरा जीवन अविवाहित रह सकती थी। कब? उत्तर वैदिक काल में। इसके लिए क्या अमाजु शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, आपको बताए थे ने। बाल विवाह नहीं कर सकते थे, पर्दा प्रथा नहीं था, नियोग प्रथा का प्रचलन था, और दास प्रथा समझ रहे हैं, किसी को पैसा देकर किन लेता किसी आदमी को हमेशा के लिए, तो उसे दास प्रथा कहा जाता। नियोग प्रथा एक ऐसी प्रथा थी अगर किसी स्त्री को अपने पति से संतान की प्राप्ति नहीं होता था तो अपने घर वालों से पूछकर, सास ससुर से पूछकर, अपने देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाकर क्या पुत्र की प्राप्ति करता था। सोचिए, इतना छूट था कहाँ? ऋग्वैदिक काल में। वही देखिए तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में कितना गिरावट आई। उसे लालच की वस्तु समझने लगा, लोभ की वस्तु एक चिंता का विषय बन गया। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा था नहीं। यहाँ तक कि अगर कोई दूह सकता था तो वो पुत्री ही दूहती थी। कब? ऋग्वैदिक काल में गाय की जो दूध निकाला जाता है पुत्री निकाला जाता है, इसलिए पुत्री को दुहिता कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में आपको बताए थे पीछे, स्मरण है कि 4 घंटा रोज बतियाते हैं बकलोलिया से, सब सोटा कर दिए, थोड़ा बहुत तो याद होगा। तो पुत्री के लिए दुहिता शब्द आने गए, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था। आज
हम समाज देख रहे हैं आज, क्या ऐसा है कि गाय का दूध क्या पुत्री ही निकालेगी, जेंट्स भी लोग भी निकालते हैं। तो ये क्या उत्तर वैदिक काल से ये परंपरा स्टार्ट हुआ, यानी कि 1000 बीसी के बाद ये परंपरा स्टार्ट हुआ, ना कि 1500 बीसी के में। तो ये क्या थी, एक समाज की कुरीतियां थी, क्या कुरीतियां फैली जा रही है कब, उत्तर वैदिक काल से। तो ये तो स्त्रियों के समान गिरावट है। वही अगर बात किया जाए समाज में, तो समाज में यहाँ देखिएगा, आपको ये याद है कि जब हम ये आपको हम बताए होंगे, शायद कि हम बताए हैं कि वैदिक काल में विवाह का 2 प्रक्रिया था, यानी कि 2 रूप से विवाह होता था, लोम और प्रतिलोम। क्या, लोम यानी कि उच्च वर्ग के क्या होते थे, लड़का होते, उच्च कोटि के लड़का होते थे, और निम्न कोटि के क्या होते थे, तो लड़की, उसको क्या कहते थे, लोम। और प्रतिलोम मतलब उल्टा, उच्च कोटि के क्या लड़की होती थी और निम्न कोटि का क्या होता था, लड़का। क्या, निम्न कोटि का लड़का। हाँ, और शादी क्या अपने मर्जी से करता था, क्या अपने मर्जी से। 18-21 की रहती थी, यानी कि वैदिक काल में शादी होता था, लड़की का उम्र 18 वर्ष और लड़का का उम्र 21 वर्ष। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में ये आप जाइएगा तो 12 साल और 35 साल, यानी कि लड़की की उम्र 12 साल, लड़का की उम्र 35 साल। ससुरा क्या कर रहा है, गोद ले रहा है। बता यार, इतना डिस्टेंस होना जरूरी है क्या, 12-35, समझो 35 साल के बुढ़ाट्टा रहेगा और 12 साल की लड़की से शादी करता, ये उत्तर वैदिक काल में। लेकिन वैदिक काल में ऐसा नहीं था, 18 वर्ष की लड़की 21 वर्ष का लड़का, जैसे आज भी हम क्या 18-21 के ऐसे करके जोड़ते हैं। हाँ, तो शादी वैदिक काल में 2 प्रकार से होते थे, प्रतिलोम एक है लोम और प्रतिलोम, लोम और प्रतिलोम, ये 2 प्रकार से। लेकिन जब आप उत्तर वैदिक काल की बात किया जाए तो इस समय विवाह 8 प्रकार से होने लगा। विवाह कितने, 8 प्रकार से होने लगा। देख लीजिए, फटाफट देख लेते हैं, है कि नहीं। तो सामाजिक जीवन खत्म हो जाएगा तो कल हम लोग क्या राजनीतिक जीवन पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत। विवाह कितना, 8 प्रकार से होने लगा। देखिएगा यहाँ वो 8 प्रकार आपके सामने पेश कर रहे हैं महाराज। शादी हो गया, कर रहा है विनोद, शादी करने का मन कर रहा है। अच्छा, पढ़ ले मेरे प्यारे, शादी करे की उम्र अभी बाकी है, हो जाएगा ना एक बार तब पता चलेगा। या फिर किसी का अगर दोस्त यार का हुआ है तो उससे पूछ लेना, फिर शादी करे कि क्या मर्जी है, ख्याल में नहीं आएगा कभी। अभी ऐसी काम, अरे मारेंगे रे बक्कू, इधर देख। क्या, शादी 8 प्रकार से होने लगा, कब, उत्तर वैदिक काल। लेकिन वैदिक काल में 2, लोम और प्रतिलोम। देखिए, पहला क्या था, ब्रह्म विवाह। क्या, ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह जा रहा है, मेरा साउंड जा रहा है सबको। मेरा साउंड आपको लोग को सुनाई दे रहा है, यस लिखिएगा। चलिए, यस सर, आगे बढ़िए। देखिए, तो ब्रह्म विवाह क्या था, पहला ब्रह्म विवाह, यानी कि ब्रह्म विवाह मतलब सामान्य वर्ग में विवाह करना। क्या, सामान्य वर्ण या वर्ग में विवाह करना, यानी कि सामान्य कास्ट से जब विवाह करते थे लोग तो उत्तर वैदिक काल में उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता था। क्या, ब्रह्म विवाह। जैसे आप जो कास्ट में हैं, अगर मान लीजिए आप क्या है पंडित जी, तो आप पंडित जी
पंडियाइन जिनसे अगर शादी कीजिएगा तो इसे क्या कहते हैं, ब्रह्म विवाह, यानी कि अपने कास्ट में अगर शादी कीजिएगा तो उसे क्या कहा गया, ब्रह्म विवाह। क्या, ब्रह्म विवाह। दूसरा है, यहां देखिएगा, दूसरा है देव विवाह। क्या, देव विवाह। देव विवाह क्या होता है, देव विवाह होता है पुरोहितों से शादी करना या यज्ञ करने वाले से क्या शादी करना, पुरोहित या यज्ञ करने वालों से शादी करना। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, पुरोहित या यज्ञ, जो यज्ञ कराते थे उससे अगर कोई व्यक्ति शादी कर लेता था तो उसे क्या कहते थे, देव विवाह। क्या, देव विवाह। जैसे मान लीजिए, क्या यज्ञ कौन कराते हैं, पंडित जी कराते हैं। अगर कोई भी कास्ट हो, अगर पंडित जी कास्ट से अलावा कोई और दूसरे कास्ट से अगर पंडित जी की शादी करता है या पंडियाइन जी शादी करता है तो उसे क्या कहते हैं, दैव विवाह बोला जाता था। क्या बोला जाता था, दैव विवाह। क्या, दैव विवाह, यानी कि पुरोहित यानी पंडितों से शादी करना क्या कहलाता था, दैव विवाह। और दूसरा, तीसरे के बात किया जाए तो तीसरा है आर्य विवाह। तीसरा क्या है, आर्य विवाह। आर्य विवाह, आर्य विवाह। ये आर्य विवाह क्या है, आर्य विवाह क्या है तो सुनिएगा। आर्य विवाह होता है कि लड़की के पिता को, क्या, लड़की के पिता को लड़के वाले एक जोड़ी बैल देकर क्या विवाह करता था कन्या से। यानी कि लड़की के पिता को, क्या, लड़की के पिता को एक जोड़ी बैल देकर विवाह करना, बैल देकर विवाह करना। समझ में आ रहा है, यानी कि अगर आपको शादी करना है तो जैसे आज हम क्या करते, लड़की वाले से क्या दहेज लेते, तो ऐसा पहले नहीं था। पहले क्या था, लड़का वाले क्या लड़की वाले को एक जोड़ी बैल देता था, यानी एक जोड़ी बैल मतलब दो बैल देता था कन्या के पिता को, और क्या कहता था कि कन्या से क्या विवाह कर लेता था। कन्या के पिता को कितना बैल देता था, 2 बैल, उसको एक जोड़ी बैल बोलता है, और फिर कन्या से क्या करता था, विवाह करता था। अब चौथे की बात किया जाए तो चौथा है असुर विवाह। क्या, असुर विवाह, सॉरी प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह यहां दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है ना। प्रजापत्य विवाह, देखिए प्रजापत्य विवाह में क्या करता था कि कन्या के पिता से मांग लेता था। कहता था जैसे मान लीजिए आपको कोई पसंद आ गया, क्या, आपको कोई पसंद आ गया तो बकलोलिया के बाबूजी के पास जाके कहते आपका बेटी हमको पसंद आ गया, आपका बेटी से हम शादी करेंगे, अपना बेटी हमको दे दीजिए। तो ऐसे करना ही क्या कहलाया, प्रजापत्य विवाह। यानी कि कन्या के पिता से क्या, कन्या को मांगकर विवाह करना, यानी कि कन्या को मांगकर विवाह करना। अभी अगर ठेठ हिंदी में समझिए तो लड़की के पिता से मांगकर विवाह करना। क्या, लड़की के पिता से लड़की को मांगकर विवाह करना, समझ में आया। यानी कि लड़की के पिता से क्या लड़की को मांगकर विवाह करता था तो उसे क्या कहते थे, प्रजापत्य विवाह। उसे क्या बोला जाता था, प्रजापत्र। अभी मांगे जाओ, निकालेगा बोंगवा सटिया देगा, मांगबो नहीं करना जाके, ठीक है। पता चला भंडा फूट जाएगा, क्या होगा, भंडा फूट जाएगा। ओकर बाद जे होगा जे तो होबे करेगा, लात जूता बढ़िया से मिलेगा।
बढ़िया स्वागत करेगा। तो ये सब फेरा मत रहना कि चल जाए मांगे ले, ठीक है। कहेगा हम प्रजापत्य विवाह करेंगे, क्या कहेगा, प्रजापत्य विवाह करेंगे, अपना बेटी हमको दे दीजिए, निकालेगा बोंगवा, बोंगियाना स्टार्ट कर देगा। तो ये सब बेवकूफी नहीं करना, ठीक है। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। कितना हो गया, 4 हो गया ना, क्या 4 हो गया। इसको हटाइए। 8 प्रकार से विवाह होता था, 4 यहाँ आप देख लीजिए, गलती नहीं करना रे। देखिएगा कितना हुआ, 4। एक पचमा क्या था, असुर विवाह। क्या चल कहने का, असुर, सुर इधर से होता है, असुर विवाह जिधर से होता है आप समझ लीजिए। क्या असुर विवाह, असुर विवाह क्या था, असुर विवाह। देखिए असुर विवाह था यानी कि कन्या को किनकर विवाह करना, कन्या को किनकर, यानी लड़की आपको पसंद आ गया, लड़की पसंद आ गया, लड़की के पिता को एकदम भरपूर पैसा दे दें, आप कहें कि अब हम अपना बेटी से शादी करा दें, तो लड़की को क्या किनकर विवाह करना। जैसे दशरथ, क्या राजा दशरथ ने ककई को क्या असुर विवाह किए थे, ककई को किनकर क्या किए थे, शादी किए थे। किससे, राजा दशरथ ने ककई से क्या असुर विवाह किए थे, यानी को किनकर ककई से क्या शादी किए थे। अब ऐसा फिर हम नहीं रहना जाके पैसा देना भरपूर है, बहुत सारा है कि नहीं। तो असुर विवाह मतलब लड़की को किनकर विवाह करना, क्या लड़की को खरीद कर विवाह करना। क्या असुर विवाह मतलब समझे, लड़की को खरीद कर क्या विवाह करना, या किनकर, क्या किनकर किनकर विवाह करना। समझ में आ रहा है, उधर दिख रहा है बोर्ड आप लोग को, लिखे हैं तो खरीद कर ही नहीं दिखाई दे रहा है ना, उधर तो दिख नहीं। तो लड़की को क्या करते थे, उसके पिता को पैसा देकर क्या उससे विवाह कर लेता था। इसको क्लीन कर दे, यहां लिख देंगे तो आप लोग को ज्यादा दिखेगा। इसको देख लीजिए गौर से और उतार भी लीजिए, हो सके तो नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर, न तो फिर तो यूट्यूब पर पड़ल रहेगा सारा वीडियो। ब्राइट वे आर्यन सर, BRIGHT, इस चैनल पर आपको कहा मिल जाएगा, यूट्यूब पर, ठीक है, सारा वीडियो देखिए। 5वां हो गया छठा, छठा हो गया गंधर्व विवाह। क्या गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह। क्या प्रेम विवाह, किसी से प्रेम हो गया, आप उससे शादी कर लिए, अभी ये पूरा ट्रेंड में है कि नहीं, लव मैरिज जिसको कहते हो, क्या लव मैरिज। तो लव मैरिज क्या है, गंधर्व विवाह। क्या गंधर्व विवाह, आपको कोई भी बकलोलिया पसंद आ गया, आप कहते हैं पापा मम्मी से कि अब हमको उसी से शादी करना है, नहीं तो क्या मर जाएंगे। ये मर भी जाता है, कितना नहीं होता है तो मर भी जाता है। ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा, आपके ऊपर मम्मी पापा बहुत आशा रखे हैं, डिपेंड है कि नहीं, कि बुढ़ापे के एक सहारा बने। आप लोग बुढ़ापा की सहारा क्या जवानी का ही क्या करते हैं, शर्मनाक बना देते हैं उनका। तो ऐसे बात नहीं कीजिएगा कि हम भागकर शादी कर ले, ये कर लिए, ज़्यादा है। अगर आप उससे पसंद करते हैं, चाहते हैं, तो कुछ ऐसा कर दिखाइए, क्या कुछ ऐसा कर दिखाइए कि आप का उसका परिवार, लड़की के परिवार वालों मान जाए, है कि नहीं। एक गाना निकला है, कुछ ऐसा कर कमाल मैं तेरा हो जाऊं, है कि नहीं क्या कुछ ऐसा कर कमाल मैं तेरा हो जाऊं, बस कुछ ऐसा कर जाइए कि उसका पापा, लड़की के पापा कहे कि ले जाओ भाई, अब नहीं रखेंगे, ले जा।
तो क्या करेगा सर, उतना के करेगा, ले भाग जाते हैं ना, है कि नहीं, भाग जाते हैं, शादी करते हैं, ये सब बुढ़वा का है। तो गंधर्व विवाह क्या हो गया, छठा में गंधर्व विवाह। सातवां इधर से हो रहा है, देखिए सातवां में है 50 विवाह, क्या, और साच विवाह, यानी कि विश्वासघात करके विवाह करना, विश्वासघात करके विवाह करना। विश्वासघात करके विवाह करना। मान लीजिए अगर विश्वासघात मतलब आप उसको क्या बहला फुसला कर क्या कर लेना, विवाह करना ही क्या, विश्वासघात, आप पर विश्वास किया था कि आप ऐसा नहीं करिएगा, आप ऐसा नहीं करिएगा। जैसे दोस्त यार को अपना घर ले जाते विश्वास करके कि हमारे परिवार के साथ कुछ गलत नहीं करेगा, लेकिन आपका दोस्त ही आपके पिछवाड़े के पीछे बहुत कुछ करता है, तो ये क्या हुआ, विश्वासघात। तो विश्वासघात करके विवाह करना ही 50 विवाह कहते हैं। आठवां यानी कि अंति आठवां राक्षस विवाह, क्या, राक्षस विवाह, राक्षस विवाह दिखाई दे रहा है, राक्षस विवाह मतलब बलपूर्वक क्या करना, विवाह करना, बलपूर्वक विवाह करना, बलपूर्वक विवाह करना मतलब कि जोर जबरदस्ती कहते नहीं, लेक भाग जीवो नहीं मानमी, अच्छा लेक भाग जीवो, एगो वीडियो निकला था, वायरल हुआ था, काट दोगे करके, है कि नहीं। देखिए बलपूर्वक यानी कि राक्षस से विवाह मतलब बलपूर्वक, और नहीं भी माने तो क्या कर लेना, बल से शादी कर लेना, वो क्या हो गया, राक्षस से विवाह। तो आपको समझ में आया सर, उत्तर वैदिक काल में, नीचे कीजिएगा थोड़ा नीचे, हाँ सुन सर, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों इतने गिरावट स्थिति में थी और पुरुष नहीं। देखिए स्त्री तो गिरावट में थी, पुरुष भी क्या था, गिरावट में था, पुरुष का भी स्थिति में क्या हुआ, गिरावट आई। जैसे कि एक आदमी का अग्रमीज, क्या, अग्रमीज, ऋग्वेद में एक व्यक्ति का उल्लेख किया गया, अग्रमीज, वो अपना बालक को 100 गाय, क्या, 100 गाय के बदले अपने पुत्र को क्या बलि देने के लिए दे दिया गया, यानी कि बदले में कोई आदमी से 100 गाय लिया और अपने पुत्र को क्या बलि चढ़ाने के लिए क्या उसको दे दिया। गाय, मानते हैं कि गाय क्या थे, ऋग्वैदिक काल में बहुत महत्वपूर्ण थे, गाय बहुत महत्वपूर्ण पशु था, कब, ऋग्वैदिक काल में। यहाँ तक कि अगर बात किया जाए, क्या बात किया जाए ऋग्वैदिक काल में कि गाय की कितना महत्व, तो गाय के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ, अधन्य शब्द का प्रयोग हुआ, सतदाई शब्द का प्रयोग हुआ। सतदाय यानी कि अगर किसी को सतदाय शब्द का मतलब होता है, अगर आप किसी की जान ले लिए या हत्या कर दिए तो आप 100 गाय देकर क्या माफीनामा ले सकते हैं, 100 गाय देकर, यानी कि एक जान के बदले 100 गाय देना पड़ता था। एक गाय, क्या, एक जान के बदले 100 गाय आप देकर उससे माफीनामा प्राप्त कर दे। अधन्य यानी कि ना मारे जाने वाले पशु, ऋग्वैदिक काल में गाय को ना मारे जाने वाले पशु समझा जाता था। गविष्टि शब्द एक ऐसा शब्द है, इसका अर्थ होता है कि अगर आप गाय की हत्या कर देते हैं तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा या फिर मृत्यु दंड दे दिया जाता था, कब, ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा कुछ परंपरा रहा नहीं, क्या रहा नहीं, ये सब सारा क्या ऋग्वैदिक काल में आपको मिलेगा। अब पढ़ाए भी थे, याद होगा नहीं, पढ़े ही नहीं, रात भर तब बात करते हैं, अब भोरे भकुआल उठेगा, भोरे के दम भर सोएगा, दिन में सोएगा, रात में दम रगड़ के बात करेगा। पढ़ लो, पढ़ने का टाइम है बउआ, पढ़ ले, फिर ऐसा मौका मिलते हो तो ना, हमरा पता है कितना बोल ले, समझे वाला ही समझेगा, भैंस के आगे बिन बनेला से कौन फायदा सर, बोलते रहिए, हम बात करते रहेंगे, गलत बात बाबू। तो ये क्या 8 प्रकार से विवाह हो गया, क्या उत्तर वैदिक काल में, क्या उत्तर वैदिक। अगला क्लास हम राजनीतिक
क्या राजनीतिक जीवन के बारे में हम क्या जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज के इतना ही। लव यू मेरे साथी। विश्वास बना रहा, आप लोग जुड़े रहें, जुड़े रहते तो क्या एनर्जी फील होता है और आप लोग को क्या पढ़ाने में मजा लगता है। तो इसी तरह से आप बने रहिए क्लास में। हाँ, इससे पहले के वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, कहाँ, ब्राइटवे आर्यन सर, BRIGHTWAY आर्यन सर, ARYANSIR। इस यूट्यूब पर जाइएगा, इसे सर्च कीजिएगा, मेरा फोटो आ जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लिया ताकि आप जब भी क्लास को पढ़िएगा तो आसानी से आपको खोजने में मदद हो जाए। आप अपना सब्सक्रिप्शन में जाइएगा, मेरा फोटो पर क्लिक कीजिएगा, सारा वीडियो मेरा आ जाएगा। अभी वहां पर लगभग कैसू आपको 50+ क्लास हो गया है। 50 क्लास के ऊपर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का मिल जाएगा। पॉलिटी ला प्लेलिस्ट अलग है, हिस्ट्री का अलग बना दिए और पॉलिटी का अलग बना दिए, तो आप प्लेलिस्ट से क्या रेगुलर क्लास कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे। लव यू मेरे साथियों, जय हिंद। चलिए लव यू, मिलेंगे अगले क्लास में।